टॉपिक है भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आज हम देखेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक एनुअल स्टेटमेंट है किसकी? अकाउंट्स की। कहाँ, जिसमें क्या करते हैं हम, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जो होते हैं ना रेसिडेंट्स के, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रेसिडेंट्स के कहाँ पे? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। जैसे आपने अमेरिका में कुछ ट्रांजेक्शन किया तो हर रेसिडेंस ऐसे ही कुछ भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करता होगा ना, तो उसको उसका ये अकाउंट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इसको बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है? इट इंक्लूड्स क्या क्या? ट्रांजेक्शन इन गुड्स, जिसमें क्या क्या आएगा? मर्चेंडाइज और विजिबल आइटम्स। जो भी आप आइटम्स, या तो जैसे आप बोल लो कि आपने आम एक्सपोर्ट कर दिए है ना, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर दिया या आईफोन एक्सपोर्ट कर दिया, तो ये मर्चेंडाइज है, विजिबल है, आप हाथ में पकड़ सकते हो इन चीज़ों को। तो इसमें ट्रांजेक्शन इन गुड्स होता है, ट्रांजेक्शन इन सर्विसेज होता है। सर्विस जैसे हम कस्टमर केयर की सर्विसेज देते हैं, है ना। हम बहुत सारी, जैसे TCS है वो सॉफ्टवेयर की सर्विसेज देता है, इन्फोसिस है वो सॉफ्टवेयर की सर्विस देता है। बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं, कॉल सेंटर्स होते हैं, वो अलग अलग अपनी सर्विसेज देते हैं, तो वो इनविजिबल में आ जाएंगी क्योंकि उन्हें देख नहीं सकते ना। उसके बाद होंगी ट्रांजेक्शन इन कैपिटल्स, मतलब जो लोन्स लेते हैं हम, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सारी जो ट्रांजेक्शन होती हैं ये भी होती है। तो ये 3 तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं: ट्रांजेक्शन इन गुड्स, ट्रांजेक्शन इन सर्विसेज और ट्रांजेक्शन इन कैपिटल। इस गुड्स में आ जाएंगे मर्चेंडाइज और विजिबल आइटम्स। सर्विसेज में जो इनविजिबल हैं, जैसे मैंने बताया इन्फोसिस को याद रखना, और जो हमारी BPO होती है, बिजनेस प्रोसेस, जो आउटसोर्सिंग के काम होते हैं, कस्टमर केयर वगैरह, कॉल सेंटर वगैरह, वो इसमें आ जाते हैं। और ट्रांजेक्शन जो कैपिटल की होती है, लोन, डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट, कोई देश हमारे में इंडिया में करता है या हम किसी बाहर देश में करते हैं, तो वो भी इसमें आता है। ठीक है ना। BOP क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक तरीके से अगर आपने अकाउंट्स पढ़ रखी है ना, तो ये डबल एंट्री सिस्टम होता है। मतलब अगर आप कुछ क्रेडिट करोगे ना, मतलब आप कुछ प्लस करोगे, तो उसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक डेबिट होता ही होता है। तो अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाओगे ना, डेबिट रखोगे यहाँ पे, क्रेडिट रखोगे, तो दोनों मिला के 0 ही आता है हमेशा, इसका जो बैलेंस होता है। ये थोड़ी टेक्निकल टर्म है, अगर आपने अकाउंट्स पढ़ी होगी तो आप समझोगे कि डबल एंट्री सिस्टम होता है इसमें। हमेशा जो दोनों तरफ की डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट हमेशा होता है। ठीक है ना। क्रेडिट में क्या क्या आता है? क्रेडिट में आप देख लो, क्रेडिट मतलब प्लस में होता है। तो अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो वो वहाँ से हमको पैसा आएगा। ठीक है ना। जो इनकम जो हमको कोई सेंड करता है, जैसे अमेरिका से आपका कोई दोस्त रहने वाला है, तो आपको वो पैसे सेंड कर रहा है, तो हमारी वो इनकम हो जाएगी ना, तो वो भी क्रेडिट में ही आती है। ट्रांसफर कैपिटल आता है। रिडक्शन इन फॉरेन एसेट्स, अगर आपने कोई अपनी एसेट्स बेची विदेश में, तो उससे पैसा मिलेगा, तो वो भी क्रेडिट में हो जाएगा। क्रेडिट मतलब जो आ रहा है, प्लस हो रहा है। डेबिट मतलब जो जा रहा है। तो अगर हम इंपोर्ट करते हैं, पैसे देने पड़ेंगे तो जाएंगे। पेएबल इनकम, अगर आप कोई किसी को नौकरी पर रखते हो, जैसे आप अमेरिका से कुछ सर्विसेज खरीदते हो, ठीक है, तो वो आपकी पेएबल इनकम में चली जाएगी। ट्रांसफर पेमेंट, अगर आप यहाँ से कहीं विदेश में पैसा भेज रहे हो, वो नेगेटिव में जाएगा। ठीक है ना। इंक्रीज इन फॉरेन एसेट्स, अगर आप विदेश में कहीं कुछ एसेट्स खरीद रहे हो, तो वो भी डेबिट में हो जाएगी, तो वहाँ से पैसा जाएगा। तो क्रेडिट वो है जिससे पैसा आता है, डेबिट वो है जिससे पैसा जाता है। ये याद रखनी है आपको। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है बैलेंस किसमें? करंट अकाउंट में। और एक होता है बैलेंस किसमें? कैपिटल अकाउंट में। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ये दोनों चीज़ अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। आप पहले एक बार ये वाला जो चार्ट है इसको आप ध्यान से देखो। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में जितना भी हम पढ़ेंगे उसको पूरी तरीके से समझा रखा है। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, इसमें करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, ये छोड़ दो, फॉरेन रिजर्व्स होते हैं। ठीक है ना। करंट अकाउंट में क्या क्या आता है? करंट अकाउंट को और अगर आप सब डिवाइड करोगे, तो बैलेंस ऑफ विजिबल गुड्स, विजिबल गुड्स मैंने आपको बताया था, जिनको आप छू सको, अभी इतना ही ध्यान रखो। और बैलेंस ऑफ इनविजिबल में क्या क्या आ जाएगा? सर्विसेज, इनकम, ट्रांसफर, जो मैंने आपको बताया है। इनविजिबल में सारी ये चीज़ आएंगी जिनको आप छू नहीं सकते। ठीक है। कैपिटल में आ जाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, FDI, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ क्या क्या होता है ये अभी हम आगे देखेंगे। लोन्स तो बेसिक हैं जो होता है, और ये जो जो इसमें लिखा हुआ है ये हम अभी आगे देखेंगे। तो ये चार्ट आपको मैं जब लास्ट में एक बार और दिखा दूंगा, आप तब समझ जाओगे। अब हम देखेंगे बैलेंस इन करंट अकाउंट क्या होता है। बैलेंस इन करंट अकाउंट क्या होता है? ये एक तरीके अकाउंट तो है, ये तो आप समझ रहे हो। अकाउंट में क्या होता है? कुछ ना कुछ रिकॉर्ड होता है। तो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट में, तो करंट अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? जितनी भी ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब अगर आप कुछ भी गुड्स बेच रहे हो, या गुड्स मंगा रहे हो, या कुछ सर्विसेज दे रहे हो, या सर्विसेज ले रहे हो, तो उनकी सारी ट्रांजेक्शन जो भी कोई एक रेसिडेंट करता है, किससे? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, वो हम करंट अकाउंट में डालते हैं। करंट अकाउंट मैंने बताया आपको दो नीचे 2 में बाइफरकेट हो जाता है।
तो बैलेंस ऑफ विजिबल जो विजिबल होंगे और बैलेंस ऑफ अनविजिबल इनविजिबल। बैलेंस ऑफ विजिबल को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं। तो अब बैलेंस ऑफ ट्रेड देखते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या आता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड कुछ नहीं होता। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, डिफरेंस होता है किस चीज का, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। मतलब जितना आपने एक्सपोर्ट किया और जितना आपने दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट किया और जितना ही आपने दूसरी कंपनी से इंपोर्ट किया, उसका जो भी डिफरेंस होगा ना, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। और इसमें खाली क्या होता है, फिजिकल गुड्स होते हैं, वो गुड्स जिससे जैसे आप जो आप छू सको, टेंजिबल होने चाहिए वो, जैसे आम हो गया, आईफोन हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया, ये सब चीज़ें। और हम बाहर से क्या मंगाते हैं, मान लो यूरिया मंगाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, कुछ और इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि हम चाइना से बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। तो जितना हम मंगा रहे हैं, जितना हम भेज रहे हैं, उनका जो डिफरेंस होता है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। ठीक है, तो अब इसका अगर आपको वैसे याद रखना है तो BOT इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट जो आपने एक्सपोर्ट करा माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट जितना आपने इंपोर्ट करा। तो इसमें 3 कंडीशंस बनती हैं, या तो आपकी जो कंट्री है उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा हो इंपोर्ट से, मतलब आप भेज तो ज़्यादा रहे हो पर इंपोर्ट कम कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं ट्रेड सरप्लस। अगर आपका एक्सपोर्ट बराबर है इंपोर्ट के तो उसको बोलेंगे ट्रेड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि दोनों बराबर है। और अगर आपका इंपोर्ट ज़्यादा है, आप ले ज़्यादा रहे हो और भेज कम रहे हो, तो उसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। तो जैसे आपको पता है इंडिया का हमेशा ट्रेड डेफिसिट होता है कि हम एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं और हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि हम चाइना को एक्सपोर्ट तो बहुत कम करते हैं, नॉर्मल बहुत कम करते हैं, पर जो चाइना से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, मतलब वहाँ से चीज़ें मंगाते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया का हमेशा से ही जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो नेगेटिव में है कि हम जितना हमको एक्सपोर्ट करना चाहिए हम उतना नहीं करते, पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो आप बैलेंस ऑफ ट्रेड तो आप समझ गए, उसमें टेंजेबल होता है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात होता है। बैलेंस ऑफ इनविजिबल में क्या आता है, तो सर्विसेज आती हैं। सर्विसेज मैंने बताया ही आपको कौन कौन सी होती हैं, जो भी हम देते हैं। आप बस तब भी सर्विसेज का नाम आए तो आप बस ये चीज़ें याद रखे करो, जो जो कस्टमर केयर वाले जो सेंटर्स होते हैं, जो अमेरिका वाले इंडिया में खोलते हैं, या जो बहुत अलग अलग जो MNCs होती है वो इंडिया में खोलती है। जैसे सॉफ्टवेयर की सर्विसेज होती है, जो इन्फोसिस है, TCS है। ये क्या होता है कि जो जैसे मान लो अमेरिका की ये कंपनी है, उसको एक सॉफ्टवेयर बनवाना है या अपनी कोई वेबसाइट बनवानी है, तो वो क्या करेगा, अमेरिका में वो महंगा पड़ता है, तो इंडिया वालों की जो जो ये टेक कंपनीज हैं, विप्रो हो गया, TCS, इन्फोसिस, इनसे ये बनवा लेते हैं, टेक महिंद्रा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो लेबर है या फिर जो जितने भी जो आपके इंजीनियर्स हैं वो बहुत कम में ही कर देते हैं। तो सर्विसेज में ये सब आएगा। ट्रांसफर पेमेंट्स में क्या क्या आता है, गिफ्ट्स, आप वहाँ से भेज रहे हो या आपको कोई यहाँ से भेज रहा है ना। रेमिटेंस क्या होता है, जो विदेश में जाके, आपके घर से कोई विदेश में जाके बस गया तो वहाँ से जो पैसे भेजते हैं उनको रेमिटेंस बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ से भेज रहे हो तो भी एक रेमिटेंस है, और वहाँ से यहाँ भेज रहे हैं वो भी सेम रेमिटेंस है। ठीक है, और नेट इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, टेंजिबल गुड्स के अलावा किसी भी तरीके से और इनकम आई ना बाहरी देश से हमारे इंडिया में, वो सारी इसमें आती है बैलेंस ऑफ इनविजिबल में। कि आप भाई जॉब कर रहे हो, आपकी तनख्वाह विदेश से आ रही है, ठीक है ना, आपकी कंपनी में कोई इन्वेस्ट कर रहा है, प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है, इनकम है, ये सब चीज़ें जिनको आप छू नहीं सकते, इंटेंजिबल होते हैं। अब प्रॉफिट को थोड़ी ना छू सकते हो, सैलरी को थोड़ी ना छू सकते हो आप, वो तो आती है। तो सैलरी में, इनविजिबल में, बैलेंस ऑफ इनविजिबल में इंडिया का हमेशा पॉजिटिव रहता है कि हम जो सर्विसेज हैं ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं और कम से कम, मतलब सर्विसेज जो है हमारी वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। आपको याद होगा कि बोलते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है विदेश से, मतलब सबसे ज़्यादा विदेश में बाहर जाके लोग इंडिया में पैसा भेजते हैं। सर्विसेज सेक्टर आपको पता है इंडिया का सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला सेक्टर है, ठीक है ना। और इंडिया के जो लोग भी हैं बाहर जा जाकर नौकरियां करते हैं। आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे गूगल में हो गया, IITs में जैसे जाके बाहर बाहर वाली कंपनियों में जाके जॉब करते हैं, तो वहाँ से भी ये लेते हैं। तो हमारा जो ये बैलेंस ऑफ इनविजिबल है ना, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहा है कि मतलब हम सर्विसेज ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और इम्पोर्ट बहुत कम करते हैं सर्विसेज। तो इंडिया को क्या बोलते हैं, नेट एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज है इंडिया। ठीक है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आ जाएगा, बैलेंस ऑफ विजिबल प्लस बैलेंस ऑफ अनविजिबल। अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बनता है। रेमिटेंस मैंने आपको बताया ही है, रेमिटेंस मनी दैट इज सेंड और ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अदर पार्टी। मतलब एक पार्टी विदेश में रहती है, एक आप यहाँ रहते हो, तो आपको पैसे भेज रहे हो, तो वो रेमिटेंस को, उसको रेमिटेंस बोलेंगे।
अब हमने करंट अकाउंट देख लिया, उसके अब हम देखते हैं बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कौन से होते हैं? तो ये जो अकाउंट है इसमें रिकॉर्ड होती है कौन सी? कैपिटल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स। मतलब जो भी पेमेंट हो रही है किसके लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए, या कोई लोन दे रहा है ना। किसी भी हमारी जैसे इंडिया की इकोनॉमी में कोई आया विदेश से, तो उसने बोला कि हम यहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे, तो उसको क्या, उसको हम ऐड करेंगे कैपिटल अकाउंट में। और अगर हम कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं या कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं छोटी मोटी चीज़ें, तो वो आएगा करंट अकाउंट में। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है जिसमें एफडीआई और एफआईआई आता है। लोन्स आते हैं जो हम विदेश से लेते हैं, जैसे अब हमें नमो भारत जो हमने बनाई है, इसमें हमने कैपिटल एसेट बनाई है, पर इसमें हमने लोन लिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक से, है ना। बड़े बड़े बैंकों से हमने लोन लिया है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर और एक AIIB करके है, उस बैंक से भी हमने लोन लिया है इसको बनाने के लिए। तो ये सब लोन्स हैं, तो इससे क्या हो रहा है? कैपिटल तो बन रहा है, पर ये लोन हमने लिया है ना, तो ये सब कैपिटल अकाउंट में आती है। बैंकिंग कैपिटल जो बैंक का जो इन्वेस्टमेंट आता है वो सब इसमें आता है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आप देखो क्या क्या होता है। पहला फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आता है एफडीआई। एफडीआई की फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या करती है? हमको अलाउ करती है किस चीज़ के लिए? कोई भी एसेट्स परचेज करने के लिए। कहाँ पर? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। जैसे आपको मानना है, ओ सॉरी, जैसे अब मान लो टेस्ला आया इंडिया में, अब वो यहाँ पे अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगा कभी ना कभी, तो वो क्या करेगा? यहाँ पे एफडीआई करेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगा, कि यहाँ पे एक अपना प्लांट सेटअप करेगा। जैसे बहुत सारी साउथ कोरियन है कंपनीज है, किया है, ह्यूंडई है, तो इन्होंने अपने प्लांट सेटअप कर रखे हैं, तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में लेंगे। और ऐसे ही उल्टा भी हो सकता है, जैसे आप मान लो कि रिलायंस यूएसए में जाके कुछ खरीद ले, प्लांट या कोई भी कंपनी खरीद ले, तो उसको वहाँ का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की एक कंडीशन होती है, मतलब आपको टोटल कंपनी का 10 से ज़्यादा % स्टेक अगर आप खरीदते हो, तभी उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है इंडिया में। तो मतलब आपको जैसे कंपनी का 100% है, तो अगर कोई विदेश की कंपनी आके या तो 10% पूरा बना रही है फिर तो है ही है, या किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रही है, तो उसको एफडीआई होने के लिए कम से कम उसका 10% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करना, स्टेक खरीदना पड़ेगा या उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। उसके बाद आता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है कि जैसे अगर मान लो मैं हूँ, मेरे को प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी इंडिया में, मेरे को पता है कि पर रिलायंस का जो स्टॉक है ना, या फिर अडानी का जो स्टॉक है वो बढ़ने वाला है, तो अगर जब मैं रिटेल इन्वेस्टर की तरह कहीं पे इन्वेस्ट करता हूँ, मतलब अमेरिका का बंदा इंडियन की स्टॉक मार्केट में, एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर इन्वेस्टमेंट करने लग जाए 100 की 50 की स्टॉक्स ही खरीदने लग जाए, उसको बोलेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। और उसको एक और अगर आपको अच्छे से याद रखना है, तो अगर आप 10% से ज़्यादा करते हो तो आप एफडीआई में आ जाओगे, अगर आप 10% से कम स्टेक में इन्वेस्ट करते हो तो आप एफआईआई में आ जाओगे। आप ऐसे याद कर लो, या तो 10% से ज़्यादा तो एफडीआई और 10% से कम तो एफआईआई। यहाँ पे मैंने एक चार्ट लगा रखा है जिसमें एफडीआई और एफआईआई को डिफरेंस इसके बारे में बताया हुआ है, आप एक बार इसे पढ़ लेना, इसमें यही सारी बातें हैं जो मैंने बताई है। ठीक है, आपको ये पढ़ेगा ना और आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होते हैं? जो भी हम विदेशी मुद्रा अपने पास रखते हैं वो होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कस्टोडियन कौन होता है इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का? मतलब जितने भी हमारे पास विदेशी मुद्रा आते हैं उसका कस्टोडियन कौन होता है? तो उसका कस्टोडियन आरबीआई होता है। इंडिया की रैंक क्या है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में? तो 4th है, और सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिजर्व्स हैं किसके पास? चाइना के पास। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं? तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है फॉरेन करेंसी, मतलब डॉलर है, येन है, जितनी भी हमारे पास जो करेंसी होगी वो होगी फॉरेन एक्सचेंज में इंक्लूड। ठीक है, गोल्ड जो होगा वो हम इंक्लूड करते हैं। एक स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होते हैं, मतलब आप कोई से भी जो बैंक्स होते हैं, जितने भी बैंक्स हैं बड़े बड़े, जैसे मैंने बताया था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, AIIB है, IMF है, वहाँ पे कुछ पैसे निकाल सकते हैं हम। ठीक है ना, तो वहाँ पे जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होते हैं हमारे पास, वो भी हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डालते हैं। और एक होता है रिजर्व ट्रांसपोजिशन। रिजर्व ट्रांसपोजिशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। IMF के बारे में आपने सुना होगा, तो उसमें बहुत सारी कंट्रीज क्या होती हैं, अलग अलग मेंबर होती हैं। हर जो कंट्री है वो इसमें कुछ कुछ पैसे इन्वेस्ट करती है।
आप इसमें इन्वेस्ट करोगे कुछ पैसे, तो उस जितने आप पैसे इन्वेस्ट करते हो उतना ही आपको वोटिंग शेयर मिलता है। तो सबसे ज़्यादा वोटिंग शेयर यहाँ पे अमेरिका के पास है, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो इंडिया ने भी कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं आईएमएफ में। तो जो रिजर्व ट्रांसपोजिशन होती है ना, वो पैसा है जो इंडिया ने आईएमएफ के पास जमा करके रखा हुआ है। तो ये है रिजर्व ट्रांच इज अ कोटा प्रोवाइडेड टू आईएमएफ बाय कंट्रीज। तो अलग अलग कंट्रीज ने जो कोटा प्रोवाइड कर रखा है आईएमएफ में, वो होता है रिजर्व ट्रांच। तो ये चारों चीजें मिला के, टोटल ये सारी चीजें मिला के तब आपका ये बनेगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। खाली पैसे ही नहीं होता है, ये चारों चीजें उसमें इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है। हाँ, इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है, मतलब इंडिया ने कितना कर्जा लिया हुआ है, तो टोटल डेट जो इंडिया ने लिया हुआ है किससे, विदेशी क्रेडिट से। तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे, सबसे ज़्यादा जो पार्ट है कमर्शियल बोरोइंग्स जो इंडिया ने कर रखी है ना। कमर्शियल बोरोइंग्स जो होता है जो हम मार्केट से पैसा उठाते हैं, मार्केट से पैसा जो उठा रखा है, सबसे ज़्यादा जो इंडिया का उधार है, सबसे उसका मेजर कंपोनेंट है कमर्शियल बोरोइंग्स, लार्जेस्ट कंपोनेंट है यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा कर्जा हमने ले रखा है डॉलर्स में, उसके बाद है रुपये में। डॉलर्स में कर्जा लेने का नुकसान भी होता है, कभी कभी फ़ायदा भी होता है। मान लो जैसे कि अगर मैं आपको एक सिचुएशन दूँ कि अभी डॉलर का रेट है, $1 है 100 रुपये का, तो हमने जाके यहाँ से लोन लिया 100 रुपये का, पर आखिर हमको 5 साल बाद ये लौटाना है। तो अगर मान लो अगर डॉलर की कीमत $1 की कीमत 500 रुपये हो गई, तो हमको बहुत ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ जाएंगे, क्योंकि हमें तो डॉलर में देने हैं। ठीक है। और अगर बाई चांस कम हो गए तो हमें फ़ायदा हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा रिस्क रहता है, पर डॉलर में लेने का ये फ़ायदा है कि डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में इजीली एक्सेप्टेबल है। तो उससे क्या होगा कि जो आपका क्रेडिटर है उसको रिस्क नहीं रहता कि भाई वो तो आपको डॉलर में देगा, डॉलर में ले लेगा, पर जो लेने वाला है उसको ज़्यादा रिस्क रहता है, जिससे कि इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है कि डॉलर का रेट बढ़ भी सकता है, डॉलर का रेट कम भी हो सकता है। कम हो गया तो भाई आपका फ़ायदा है, पर बढ़ गया तो दिक्कत है। और आप डॉलर छाप भी नहीं सकते, जैसे आप पैसे तो छाप भी सकते हो देने के लिए, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपके पास डॉलर है ही नहीं, फॉरेन रिजर्व में आपको मान लो आपके पास डॉलर नहीं है, रुपये वो लेगा नहीं, तो आपके फिर क्राइसिस हो जाएगा बहुत बड़ा। तो मना करते हैं, पर ये है कि लेना ज़रूरी होता है कभी कभी। तो डॉलर के बाद सबसे ज़्यादा कर्जा हमने ले रखा है रुपयों में। रुपयों में कर्जा लेने का वैसे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि 100 रुपये हमने कर्जा लिया है, 100 रुपये ही हमको देने हैं, मतलब प्लस इंटरेस्ट जोड़ के कुछ। तो इसमें ये नहीं होता, इसमें आप प्रिंट भी कर सकते हो। ठीक है ना। एक ट्विन डेफिसिट के बारे में बहुत बार इकोनॉमी में बात होती है, तो बस आपको ये याद रखना है ट्विन डेफिसिट कब होता है, जब किसी इकोनॉमी में फिस्कल डेफिसिट जो मैंने आपको पढ़ाया था और करंट अकाउंट डेफिसिट दोनों हो। मतलब फिस्कल डेफिसिट मैंने बताया था क्या, कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज़्यादा है इनकम से, और करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है कि आपका एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट से, मतलब इंपोर्ट ज़्यादा है आपका। ठीक है ना। अगर ये दोनों सिचुएशन है तो उसको ट्विन डेफिसिट बोला जाता है। ये आप बस याद रखना, ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछेगा कि ट्विन डेफिसिट में क्या कौन कौन होता है। तो फिस्कल डेफिसिट होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, अब ये तो समझ गए होगे फॉरेन एक्सचेंज रेट नाम से आपको पता चल रहा है कि एक कोई रेट होता होगा जिसमें क्या होता है कि आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं किससे, इंटरनेशनल करेंसी से। तो टाइप्स ऑफ अलग अलग तरीके के एक्सचेंज रेट होते हैं जो अलग अलग कंट्रीज यूज़ करती हैं। तो जैसे एक तो होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। मान लो चाइना क्या करता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रखता है कि मतलब गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया हम तो डॉलर की जो वो है कीमत एक येन में 50 रुपये ही देंगे, चाहे मार्केट को ऐसा भी हो। तो इसमें क्या होता है, रेट फिक्स कर देती है गवर्नमेंट ही कि भाई हम इस कंट्री के बदले तो इतने रुपए देंगे, इसके बदले इतने रुपए लेंगे। इसके बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, पर उसका आपको जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद होता है फ्लोटिंग और एक्सचेंज रेट। इसमें क्या होता है फ्लोटिंग वाले में कि कोई कुछ नहीं करता, मार्केट डिसाइड करती है। अब जैसे अगर हमसे वर्ल्ड ट्रेड बहुत ज़्यादा करने लग जाए तो सबको क्या चाहिए रहेगा, रुपी चाहिए रहेगा इंडिया का। तो इंडिया की रुपये की एकदम वैल्यू बढ़ जाएगी। इंडिया की रुपये की वैल्यू बढ़ गई तो फिर भाई हमारी जो करेंसी है वो और ज़्यादा अप्रिशिएट करने लग जाएगी, और डिमांड में हो जाएगी। जैसे अभी डॉलर की वैल्यू है ना। तो इससे क्या होगा कि मार्केट डिसाइड करेगी कि किसकी जो एक्सचेंज रेट है कितना होना चाहिए, कि मतलब
जो रुपये की कीमत है डॉलर के मुकाबले कितनी होनी चाहिए। अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली कम होगी, पर अगर हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा है कि हम दुनिया से लेते लेते जा रहे हैं तो भाई ऑब्वियसली कम होगी। तो ये फ्री फ्लोट होता है। पर इंडिया क्या यूज़ करता है, इंडिया यूज़ करता है फिक्स्ड और फ्री फ्लोट का एक हाइब्रिड मॉडल है कि कभी कभी तो मार्केट ही डिसाइड करता है वैसे इंडिया में, पर कभी कभी आरबीआई क्या करता है उसमें इंटरफेयर करके, जब अगर बहुत ही इंटरफेयर करने की ज़रूरत है तो उसमें कुछ कुछ स्टेप्स ऐसे लेता है जिससे कि वो पैसे बहुत ज़्यादा ना कम हो। जैसे आप मान लो कि क्राइसिस चल गया तो $1 में 80 रुपये मिल रहे हैं, पर क्राइसिस शुरू हो गया तो ज़्यादा क्राइसिस ना हो कि मतलब 100-150 ना पहुंच जाए, तो आरबीआई कुछ स्टेप्स लेगा इसके लिए कि मान लो कि जैसे अपने रिजर्व में से पैसे देने शुरू कर देगा डॉलर, तो उससे क्या होगा कि पैसे एकदम से नहीं इंडिया मतलब डेप्रिशिएट नहीं करेगा एकदम से। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके होते हैं आरबीआई के पास। तो इंडिया फॉलो करता है मैनेज फ्लोट, जो ये क्या है हाइब्रिड मॉडल है फिक्स्ड का और फ्लेक्सिबल का। ठीक है, उसके बाद करेंसी दो तरह की होती है, हार्ड करेंसी और सॉफ्ट करेंसी। हार्ड करेंसी कौन सी होती है, हार्ड करेंसी को वो वाली करेंसी बोलते हैं जो स्टेबल होती है और रिलायबल होती है। मतलब अगर आप वो करेंसी, जैसे आप डॉलर रख के चलो तो आपको ये होगा कि मैं डॉलर को कोई भी मेरे से एक्सेप्ट कर लेगा अगर मैं देश के किसी भी कोने में जाऊंगा, और कोई कोई किसी से भी मैं भी ले सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये कौन कौन सी करेंसी हैं, डॉलर, पाउंड, येन जो जापान की है, या एटसेट्रा और भी बड़ी बड़ी हैं। पर सॉफ्ट करेंसी कौन सी होती है जो अनस्टेबल होती है, लेस लिक्विड होती है। लिक्विड मतलब अगर आपने वो करेंसी ले ली तो उसके बदले आपको दूसरी करेंसी के नोट करेंसी मिलना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। जैसे जिम्बाब्वे का डॉलर है तो वो इतना बुरा हाल में है कि वहाँ पे खुद अब अमेरिकी डॉलर यूज़ करना शुरू कर दिया था उन्होंने कुछ टाइम पहले। तो वो पैसे कोई ले ही नहीं रहा, तो वो सॉफ्ट करेंसी है। लास्ट में आपको ये चीज़ देखनी है, वेरियस इकोनॉमीज इंटीग्रेशन। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे दो इकोनॉमी है तो वो कैसे कैसे इंटीग्रेट करती हैं, कि पहला स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप क्या होता है, चौथा स्टेप क्या होता है। तो सबसे पहला स्टेप तो कोई भी कंट्री दो इकोनॉमी जैसे बात करती है तो वो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट करती हैं। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का क्या है मतलब है, उसमें क्या होता है कि जैसे अभी हम दो इकोनॉमी ले लेते हैं, एक इकोनॉमी ए और एक इकोनॉमी बी। तो पहले ही 100% टैरिफ लगा रहे थे, अब इसमें क्या करते हैं कि ये टैरिफ कम कर देते हैं। कि मान लो अब इन दोनों ने आपस में एक बात करके, है ना, एग्रीमेंट कर लिया। उसमें क्या है कि इन्होंने बोला कि हम 10% टैरिफ कर देंगे, इन्होंने भी 10% टैरिफ कर देंगे। तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि दोनों टैरिफ कम कर देते हैं, थोड़ी थोड़ी बातचीत करके जो अपना ट्रेड है उसको अच्छा करने की शुरू कर देते हैं। फिर जो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे आपने सुना होगा कि इंडिया यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी बना है। इसमें क्या होता है कि जो बिल्कुल और भी ज़्यादा जो ये होता है ना, ट्रेडिंग होती है और फ्री ट्रेडिंग होती है। मतलब जो आपका टैरिफ वगैरह होता है ना, वो लगभग लगभग नील के बराबर ही कर देते हैं वो। इसमें तो थोड़े बहुत थे भी, इसमें बिल्कुल ही नील होगा। मान के चलो कि ये वाले इसके तो सारे ही होंगे, पर इसमें थोड़े से और एक्स्ट्रा भी होंगे। कि मतलब ये तो टैरिफ तो इसमें सारे हैं कि घटाएंगे, पर इसमें क्या होगा कि जो टैरिफ इस वाले में होगा ना बिल्कुल ही कम कर देंगे। मतलब आप ऐसे मान के चलो, ऐसे ऐसे है ये। तो यहाँ पे अगर पीटीए है, एक सेकेंड में बताता हूँ, ऐसे 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 है, ऐसे है। जैसे पीटीए है तो ये एफटीए है, तो मतलब पीटीए की सारी चीज़ें तो एफटीए में पहले से ही हैं, पर थोड़ी सी और एक्स्ट्रा होंगी। फिर कस्टम यूनियन होगा तो इन दोनों की पूरी चीज़ें होंगी कस्टम यूनियन में, पर थोड़ी सी और चीज़ होंगी। इकोनॉमिक यूनियन में और चीज़ें होंगी, पॉलिटिकल यूनियन में और चीज़ें होंगी। तो मतलब पॉलिटिकल यूनियन में ये सब तो पूरा इंक्लूड करेगा, थोड़ी सी और चीज़ें इंक्लूड करेंगी। ठीक है, ये चीज़ देखनी है आपको। फिर क्या होता है कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन में क्या होता है, बिल्कुल ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेंगे आपस में, और दूसरों के लिए जो इनके में जो इनसे एग्री नहीं करेगा, जैसे मान लो आसियान है, आसियान देश हैं, वो आपस में तो फ्री ट्रेड करते हैं, पर जो इनकी जो दूसरी देशों के लिए वो क्या होती है, एक कॉमन पॉलिसी होती है कि हम जो आसियान के देश नहीं होंगे उन पे इतना टैरिफ लगाएंगे, उसमें इतना टैरिफ लगाएंगे, उसमें इतना टैरिफ लगाएंगे। ठीक है ना, कॉमन पॉलिसी टुवर्ड्स नॉन मेंबर कंट्रीज। तो जो आसियान के नहीं होंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो उनकी तरफ ये एक कॉमन पॉलिसी रखते हैं। जैसे गल्फ कॉर्पोरेशन यूनियन है, ईस्ट अफ्रीका यूनियन है, ऐसे आसियान है। ठीक है, कॉमन मार्केट में क्या होगा, कस्टम यूनियन होता है और फ्री मोबिलिटी ऑफ फैक्टर इनकम होती है, जैसे लैंड, लेबर, है ना,
लैंड, लेबर, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उसकी आना जाना बहुत बिना किसी आप प्रॉब्लम के कर सकते हो कि आपने लैंड यहाँ खरीद ली। और लैंड जैसे एक EU में आपको एग्जांपल देता हूँ, यूरोप में क्या होता है, फ्रांस का बंदा जर्मनी में जाके नौकरी कर सकता है, आराम से वापस आ सकता है, और वहाँ की जाके वहाँ पे लैंड खरीद सकता है, वहाँ का लड़का यहाँ पे लैंड खरीद सकता है ना। तो ट्रेड बैरियर बिल्कुल ही रिमूव कर देते हैं इसमें, है ना। इसमें भी कॉमन, जैसे मैंने बताया था ऊपर के तो इसमें होंगे ही होंगे, तो कॉमन पॉलिसी ये भी रखते हैं। और फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ इनकम करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होती है, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एक और था मेरे याद नहीं आ रहा, लैंड, लेबर, कैपिटल, हाँ एक और होता है उसमें, ये होता है कि उसमें फ्री मूवमेंट होता है आराम से, कि आप लैंड यहाँ पे खरीद लो, है ना, नौकरी उधर कर लो, चाहे रहे इधर लो, ठीक है। फिर आता है सब उससे बड़ा इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन में क्या होता है, कॉमन मार्केट प्लेस होती है। जैसे आपने देखा होगा जो यूरोपियन यूनियन है, एक तरीके से यूरोपियन यूनियन है, एक कॉमन मार्केट प्लेस है, तो उन्होंने एक बहुत सारी कंट्रीज को ऐड करके एक यूरोपियन यूनियन बना लिया। अब उसमें आप जैसे आपने देखा है वीज़ा भी एक ही मिल जाता है यूरोपियन यूनियन में, आप आना जाना भी एक तरह से ही कर सकते हो, कॉमन मार्केट भी है ना। इन्होंने क्या करा, उसमें क्या, इसमें इन्होंने क्या करा यूरोपियन यूनियन में, कि आप पूरी जितनी भी कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन में, सबकी जो ट्रेड पॉलिसी होगी एक तरह की ही होगी, और जैसे जो भी पॉलिसी इनकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की होगी, जो इनके मेंबर नहीं है उनसे अदर कंट्रीज के लिए, वो भी सेम ही होगी। तो यूरोप इकोनॉमिक यूनियन में कॉमन यूनिट होती है और कॉमन ही मार्केट प्लेस होता है। सबसे लास्ट में आ जाएगा पॉलिटिकल यूनियन। पॉलिटिकल यूनियन में मान के चलो आप, ये सब तो होगा ही होगा, पर इसमें क्या होगा कि अब ये जो इकोनॉमी होगी कॉमन करेंसी और इंक्लूड कर देंगी। कॉमन करेंसी का मतलब है, जैसे यूरोप में आपको पता है यूरो चलता है, तो यूरो यूरोप की सारी ही कंट्रीज में चलता है। तो जो इकोनॉमी का इकोनॉमीज का जो इंटीग्रेशन होता है ना, जो उसका आखिरी लेवल है, मतलब इसके बाद तो कुछ और हो ही नहीं सकता, वो है पॉलिटिकल यूनियन। कि जब दो इकोनॉमी इस तरीके से जुड़ गई कि उन्होंने अपनी करेंसी ही एक कर दी, मार्केट ही एक कर दी, उसके बाद तो क्या ही बचा, है ना। तो उसकी तो वो होता है पॉलिटिकल यूनियन। ज़्यादा से नहीं पूछेगा, पर आपको बस ये समझने के लिए बता दिया कि कॉमन करेंसी होती है। तो अब ये बस आपको ये याद रखना है कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट से बड़ा FTA होता है, FTA से बड़ा कस्टम यूनियन होता है, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक मार्केट और पॉलिटिकल यूनियन, ठीक है। बस आज के लिए तो इतना ही था। हाँ एक मिनट, इसमें ये और देख लो आप, अब आपको ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का मैं वो समझ में आना जाना चाहिए। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट आप समझ गए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आप समझ गए, ठीक है ना। एरर और ओमिशंस तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। करंट अकाउंट में आप समझ गए विजिबल कौन से होते हैं, इनविजिबल कौन से होते हैं, सर्विसेज में कौन से आते हैं। NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम ऑफ अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था। ट्रांसफर्स में आप देख रहे हो गिफ्ट, डोनेशन, ग्रांट, रेमिटेंसेस, है ना। कैपिटल अकाउंट में आप देख रहे हो कौन सा आता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपको बता दिया, लोन पता है आपको, बैंकिंग कैपिटल, FDI पता है, पोर्टफोलियो FII पता है, 10% से ज़्यादा 10% से कम, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपको मैंने समझाई दिए। तो अब ये चार्ट आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको रिवाइज करना है तो इस चार्ट से आपको पूरा चैप्टर आराम से रिवाइज हो जाएगा। तो इस चैप्टर में तो यही था। अब आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लो, इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो।